Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 5, democratic reasons. तो today's our next topic is controversy regarding emergency. तो जो emergency हुई थी उसके causes के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसके consequences के बारे में पढ़ चुके हैं कि क्या क्या वहाँ पर happen हुई थी। तो लेकिन उसके बाद emergency को जब लेकर के बात हो रही थी तो उसमें भी controversy इंडिया के अंदर देखने को मिली थी। ये जरूरी कि सारे के सारे उसके फेवर में थे या सारे उसके अगेंस्ट थे, तो इंडिया के अंदर उसके फेवर में भी थे, अगेंस्ट तो चल ही रहा था। जेपी नारायण का जो टोटल रेवोल्यूशन है, समग्र क्रांति है, काफ़ी फेमस भी है, पूछा भी जाता है कि समग्र क्रांति किसके द्वारा दी गई या द टोटल रेवोल्यूशन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो जेपी नारायण के द्वारा किया गया था। तो इनके अलावा भी क्या है, कंट्रोवर्सी फिर भी थी। तो ये आपकी एनसीईआरटी बुक का नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहला है डिफरेंस व्यू पॉइंट। तो डेमोक्रेट इसको लेकर के, इमरजेंसी को लेकर के लोगों के विचार अलग अलग थे, उनके व्यूज अलग अलग थे। सीपीआई जो पार्टी थी वो किसके फेवर में थी, स्टार्टिंग के अंदर इमरजेंसी के फेवर में थी। वो इमरजेंसी को सही बता रही थी कि जो डिस्टर्बेंस ज़्यादा पैदा हो रही है उसके कारण क्या सरकार कोई काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो स्टार्टिंग के अंदर कांग्रेस के फेवर में थी। लेकिन जैसे जैसे लोग उनके अगेंस्ट होते चले जाते हैं, सो सीपीआई भी बोलती है कि वो उसका जो व्यूज़ था वो गलत था, कि इमरजेंसी के दौरान क्या है जो बातें की गई, जो लोगों के ऊपर मतलब ज़बरदस्ती चीज़ें थोपी गई, वो सब गलत था। इसलिए सीपीआई बाद में बदल जाती है, जो स्टार्टिंग में इसके अंदर फेवर में होती है। दूसरा, यूजिंग पावर गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान के द्वारा दी गई पावर से उनका यूज किया गया पहली बार। इससे पहले इस तरह की इमरजेंसी कभी नहीं लगाई गई। 352 आर्टिकल का यूज करते हुए पहली बार पूरे इंडिया के अंदर इमरजेंसी लगाई गई थी। पूरे इंडिया की स्टेट गवर्नमेंट को पोस्टपोन कर दिया गया था। सारा का सारा जो पावर थी वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ चुकी होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स क्या है, अपनी इस पावर का मिसयूज भी करती है, और जिसके कारण का काफ़ी जगह पर उसको क्या है हानि। आगे हम पढ़ेंगे जिसके अंदर उनको बताया जाता है कि कितनी सीटें कांग्रेस सिमट जाती है, और 77 के अंदर जब इलेक्शन होते हैं और उसको एक हार का सामना करना पड़ता है। तो जैसे ही क्या है, नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है, जनता दल की जो गवर्नमेंट बनती है 77 के अंदर, वो एक शाह कमीशन भी बैठाती है, जिसके चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट होते हैं जेसी शाह, जिन्होंने 1977 के अंदर जिसको बैठाया जाता है, उसको इसीलिए बैठाया जाता है कि इमरजेंसी के दौरान जो जातियाँ हुई थी, जो लोगों के ऊपर अत्याचार हुए, उनको किस तरह से क्या है उजागर किया जाए, किस तरह से इसके बारे में। इसके लिए इंदिरा गांधी को बार बार क्या कोर्ट में बुलाया जाता है, इंदिरा गांधी से पूछताछ की जाती है। इंदिरा गांधी का इसके लिए एक ही जवाब होता है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा थी, और मुझे क्या है या गवर्नमेंट के लिए क्या है काम करने के लिए क्या है मना किया जा रहा था। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या है, शाह कमीशन जो है बिठाया जाता है, वो अपना काम करता है। तो इसके अंदर दो बातें निकल करके आती है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वाज द इमरजेंसी नेसेसरी, क्या वाकई में इमरजेंसी जरूरी थी। ये पूछा जाता है कि जो स्ट्राइक हो रही थी, जैसे कि बिहार मूवमेंट था, या जेपी नारायण के द्वारा जो टोटल रेवोल्यूशन कर दी गई थी बाद में बिहार मूवमेंट की, या गुजरात रेवोल्यूशन था मूवमेंट था, तो वो क्या है बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से हो रहे थे। उनमें किसी तरह का कोई वेपन्स का यूज़ नहीं था, बिल्कुल स्ट्राइक वो क्या है पीसफुली तरीके से कर रहे थे। तो फिर क्या है, इमरजेंसी की ज़रूरत क्यों पड़ी। यानी इमरजेंसी तो सिर्फ क्या है इंटरनल डिस्टर्बेंस के लिए लगाई थी, इंटरनल डिस्टर्बेंस में यही बंद थे, स्ट्राइक थी। तो ये जब पीसफुली हो रहे थे, बिना किसी आर्म्ड के हो रहे थे, तो फिर क्या है, फिर इमरजेंसी लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो यही कहा गया है कि शस्त्रों के साथ यानी आर्म्ड के साथ क्या है रिवोल्यूशन होती है, कोई क्रांति होती है, तो ही क्या है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इमरजेंसी लगा सकती है। वैसे स्ट्राइक के ऊपर, बंद के ऊपर इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती पूरे इंडिया के अंदर। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या इमरजेंसी जरूरी थी। तो इसमें इमरजेंसी को उस समय रोका जा सकता था, इमरजेंसी उस समय जरूरी नहीं थी, अगर सिर्फ इस क्वेश्चन को देखा जाए कि वहाँ बंद वगैरह स्ट्राइक वगैरह ज़्यादा हो रही थी उस वजह से। दूसरा, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान हुआ क्या था, जिसके कारण क्या है इंदिरा गांधी को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ता है नेक्स्ट के जो इलेक्शन आते हैं उसके अंदर। और इंदिरा गांधी एक तरह से क्या है, इस तरह की एक तरह से डिक्टेटर लीडर बन करके क्या है लोगों के सामने पेश हो जाती है कि इमरजेंसी में वो बातें घटी। सबसे पहला फर्स्ट पार्ट है उसका, उसमें बताया गया कि जैसे ही इमरजेंसी लगती है तो लोगों को बताया जाता है कि आपके लिए क्या है एक 20 सूत्रीय कार्य क्या है, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम क्या है इस्टेब्लिश किया जाए। 20 सूत्रीय कार्य जिसमें लैंड रिफॉर्म की बात हो रही है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, जिसमें भूदान आंदोलन वगैरह को आगे इंप्लीमेंट किया जाएगा, प्रीवी पर्स वगैरह जो खत्म किए गए थे उसके बाद लोगों को सहायता पहुँचाने की बात की जा रही थी कि क्या किया जाएगा, एक प्रोग्राम बनाया जाएगा जिससे क्या। तो ये जो 20 पॉइंट्स प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था उससे मिडिल क्लास काफ़ी हैप्पी थी स्टार्टिंग के अंदर, शुरुआत में काफ़ी खुश थी, उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाता है, पुअर थे वो भी खुश थे कि उनके कल्याण के लिए काम किया जाएगा। लेकिन ये 20 पॉइंट्स प्रोग्राम है सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, यानी उनकी जो
स्टेटस था उनका, उसमें किसी तरह का कोई इंप्रूवमेंट नहीं आता है, उनकी कंडीशंस वैसे की वैसी बनी रहती है। तो ये जो 20 पॉइंट प्रोग्राम जो इंदिरा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था इमरजेंसी के अंदर, वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, जिसके कारण क्या है, लोग उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। दूसरा क्या है, इसमें पहले ही बताया जा चुका है 1,11,000 यानी 1,11,000 क्या है, लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके अंदर उनको क्या टॉर्चर किया जाता है, किसी की कस्टडियल के अंदर डेथ हो जाती है। और प्रोटेक्शन प्रिवेंट के तहत क्या है, 676 को क्या है, डेनेसिस किया जाता है, निवारक नज़रबंदी बना दिया जाता है, काफ़ी लीडर्स को क्या है, जेल में भेज दिया जाता है। तो इस सब सिचुएशन में पूरे इंडिया के अंदर हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से इस तरह का माहौल हो चुका था कि हर किसी को पकड़ करके जेल में डाला जा सकता था। तो क्योंकि ये संख्या कोई स्ट्रेंथ कोई कम नहीं होती, 1,11,000 के। तो ये जो है हमें क्या है, साउथ इंडिया जो हमारा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात का एरिया है, इसमें राजस्थान को हम थोड़ा सा छोड़ सकते हैं। इस एरिया के अंदर क्या है, इस इमरजेंसी का इफेक्ट सबसे ज़्यादा था। यूपी है, बिहार है, हरियाणा, पंजाब है, इन एरिया को में सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट क्या है, हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट की पावर थी उनको ऐसे लोगों के द्वारा यूज किया गया जिनके पास किसी तरह का कोई ऑफिस नहीं था, किसी तरह का कोई पद नहीं था, यानी वो ना एमएलए थे, ना एमपी थे, ना राज्यसभा के मेंबर थे, ना लोकसभा के मेंबर थे। फिर भी क्या है, उन्होंने इस पावर का इतने मिसयूज किया, इतने गलत तरीके से यूज किया कि जो वाकई में सही था। तो उसके लिए एग्जाम्पल आपकी बुक में जो दे रखा है वो संजय गांधी का। संजय गांधी इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे। राजीव गांधी उस समय तक क्या फॉरेन में रहते थे, वो इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, भारत की राजनीति में उनका कोई योगदान नहीं था। तो उस समय क्या है, संजय गांधी ने क्या है, गवर्नमेंट पावर का यूज किया गया, यानी बड़े बड़े जो डिसीजन लिए गए थे वो किसके द्वारा लिए गए थे, संजय गांधी के द्वारा लिए गए थे। यानी कुछ एरिया जैसे कि हरियाणा के अगर हम बात करें तो चौधरी बंसीलाल के उस समय जो सीएम थे, या चौधरी बंसीलाल के साथ मिलकर के हरियाणा के अंदर भी ऐसी पोजीशन लाई गई थी इमरजेंसी के दौरान। तो संजय गांधी के ऊपर ये आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने क्या है, गवर्नमेंट पावर का मिसयूज किया है, क्योंकि वो कहीं से भी क्या है, कहीं कोई एमपी नहीं थे, उनके पास कोई गवर्नमेंटल पावर नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसका काफ़ी मिसयूज किया। इसके अलावा क्या है, प्रेस की इलेक्ट्रिसिटी क्या कर दी जाती है, कट कर दी जाती है, 2-3 दिन तक उनकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती, जिसके कारण उनकी जो प्रेस है वो बंद हो जाती है। उसके बाद उनको कहा जाता है कि आप वही प्रिंट करोगे जो क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड किया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा देखा जाएगा, उनके द्वारा साइन किया जाएगा। इसके अलावा वो प्रेस के अंदर कुछ भी क्या है, प्रिंट नहीं कर सकते। इसके अलावा कस्टडियल डेथ होती है, पुलिस के द्वारा काफ़ी लोगों को बड़ी संख्या के द्वारा, मिलिट्री और पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जाता है, और कस्टडी के अंदर उनके साथ मारपीट वगैरह की जाती है, जिसमें कस्टडियल की डेथ हो जाती है। जिसका एक एग्जाम्पल आपको महाराष्ट्र के एक स्टूडेंट के बारे में भी बताया गया है कि उनकी क्या कस्टडी में डेथ हो जाती है। उनके पेरेंट्स को, यानी फादर को क्या है, काफ़ी लंबे समय तक तो वो एमएलए के पास जाते हैं, एमपी के पास जाते हैं, थानों में जाते हैं, एसपी डीएसपी के पास जाते हैं, लेकिन उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि इमरजेंसी के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स लगाए गए थे वो सारे के सारे पोस्टपोन हो जाते मिलते हैं हमें, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, पोस्टपोन हो जाते हैं। तो इसलिए कस्टडियल डेथ भी क्या है, उसकी के टाइम घटित होता है, यानी हैपेंड्स होती है। नेक्स्ट है फोर्स इंटरडिक्शन, यानी ज़बरदस्ती क्या है, नसबंदी की जाती है। इंट्रोडक्शंस का मतलब होता है नसबंदी करना, और ये क्या है, एक काफ़ी बड़े लेवल पे। वैसे तो ये पॉलिसी क्या है, इंदिरा गांधी ने पीसफुली थी, ये नहीं था कि ज़बरदस्ती करनी है, लेकिन जो ऑफिसर्स थे, ब्यूरोक्रेसी थी, वो क्या चाहती थी कि वो इंदिरा गांधी या संजय गांधी मेनली अगर हम बात करें तो वो संजय गांधी को ये दिखाना चाहती थी कि ऑफिसर्स है उनके कमिटेड है, यानी वचनबद्ध है, उन्होंने जैसा कहा है उसको करेंगे, चाहे उनको ज़बरदस्ती करना पड़े। तो इसलिए ज़बरदस्ती क्या है, इंट्रोडक्शन की जाती है, यानी कि लोगों को है नसबंदी की जाती है, जिसके कारण लोगों में एक डर का माहौल, फियर्स मतलब पैदा हो जाता है कि इंदिरा गांधी क्या एक तरह की डिक्टेटर बन गई है, और वो जैसे ही कोई ऑफिसर्स वगैरह या डॉक्टर्स वगैरह की टीम उनको दिखाई देती है तो वो वहाँ से छुप जाते हैं, और गांव में जैसे उनकी एंट्री वगैरह होती है तो उनके साथ लड़ाई झगड़े इस तरह की बातें भी होती है। इसके अलावा क्या है, लोगों को ज़बरदस्ती टॉर्चर किया जाता है, जो लीडर्स है उनको टॉर्चर किया जाता है, ताकि वो क्या है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट न जाए। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उनको आँख बंद करके या आँख मूंद करके क्या है, उनके ऊपर बिलीव करें। तो इंदिरा गांधी के इस तरह के कुछ फैसले थे जो डिक्टेटरशिप की तरह क्या है, लोगों को लग रहे थे, ये लग रहा था कि डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर क्या हो चुकी है। उस मतलब 1.5 या 2 साल में ये लगा कि डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर है ही नहीं, वो एक बिल्कुल वीक है, और इसको कोई भी प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ख़त्म कर सकता है। तो इन सब चीज़ों के कारण क्या कह सकते हैं, ये सब कुछ घटित हुआ हमारी इमरजेंसी के दौरान, जिसके दौरान लोगों को काफ़ी कुछ देखने को मिला। तो हमने क्या है, इस इमरजेंसी से क्या सीखा, लेसन्स क्या हैं इसके। तो ये क्या क्या पता चलता है कि आने वाले समय में दोबारा ऐसा ना हो,
हो, इसलिए क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की बातें रखी गई कि इस तरह के सुधार किए जाएं ताकि से पहली बात हमें क्या है हमारी वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता चला। वीकनेस क्या कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वीकनेस है, क्या कमियां हैं, यानी एक प्राइम मिनिस्टर किस तरह से डिक्टेटर बन सकता है, यानी उसके पास सारी पावर आ चुकी है। जैसे कि वीकनेस क्या है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर बिना किसी कैबिनेट के पूछे गया प्रेसिडेंट को बोल करके कभी भी इमरजेंसी लगवा सकता है। तो इस तरह की बातें होती जिनको क्या 46 अमेंडमेंट के तहत चेंज किया गया। दूसरा क्या है उसकी प्राइम मिनिस्टर की स्ट्रेंथ की ताकत के बारे में पता चला कि वो कितना कुछ कर सकता है। तो ये वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों हमें क्या है पहली बार हमारे इंडिया के हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी गवर्नमेंट की क्या है हमें देखने को मिली थी। तो ये हमारे लिए एक तरह से लेसन था कि किस तरह से क्या है हम इस वीकनेस को दूर कर सकते हैं और किस तरह से वीकनेस क्या है हमारे सामने आती है। जो इंडिया वर्ल्ड का सबसे डेमोक्रेटिक सिस्टम बताया जा रहा था, जिसने यूएसए है या यूरोपियन कंट्री है उनको मिथ्या साबित कर दिया था, जिन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम चलेगा ही नहीं। तो इस तरह से क्या है पहली बार उसकी वीकनेस का पता चलता है। दूसरा वैल्यू ऑफ सिविल लिबर्टी। इससे पहले हम सिर्फ क्या फंडामेंटल राइट्स के बारे में सुनते आ रहे थे कि लोगों को इंडिया के अंदर फ्रीडम है, लिबर्टी है, ये है वो है। जैसे भी आप 11th में पढ़ते हो कि हमें फंडामेंटल राइट्स है, बहुत ज़्यादा आज़ादी है, लेकिन पहली बार पता चला कि लोगों को सिविल लिबर्टी होती क्या है, उसका महत्व क्या है, यानी अगर ये छीन ली जाए, अगर ये ख़त्म कर दी जाए तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। तो इसलिए इसकी वैल्यू का पहली बार पता चला था, क्योंकि इससे पहले तो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखी थी, लोगों को किसी तरह से प्रेशराइज नहीं किया जा रहा था, उनको राइट टू वोट था, फ्रीडम थी, लिबर्टी थी। तो उनकी वैल्यू तब तक पता नहीं चली, क्योंकि किसी चीज़ की वैल्यू तब पता चलती है जब उसकी क्या है कमी को महसूस किया जाता है। तो इसलिए सिविल लिबर्टी की जो वैल्यू थी हमें पहली बार क्या है देखने को मिली, पहली बार पता चली, महसूस की गई हमारे द्वारा कि हमें लिबर्टी मिलनी चाहिए। दूसरा है इंटरनल डिस्टर्बेंस के बारे में आगे पता चला कि इंटरनल डिस्टर्बेंस होती क्या है। वह तो ये कहा गया, जैसे कि 46 अमेंडमेंट आता है उसके अंदर ये पास किया गया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है उसको सिर्फ पीसफुली अगर हम स्ट्राइक करते हैं या कोई बंद करते हैं या कोई हड़ताल वगैरह की जाती है तो उसको इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं कहा जा सकता। सिर्फ आर्म्ड रिवोल्यूशन है, यानी कि अस्त्र शस्त्रों के साथ अगर कोई क्रांति हो रही है, जिस तरह के अंदर क्या है खून खराबा हो रहा है या लोगों को ज़्यादा नुकसान किया जा रहा है, तो ही क्या है इंडिया के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस को लागू करके आर्टिकल 352 का यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा 352 का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। तो इस एवेज के अंदर ये कहा जा सकता है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस सिर्फ और सिर्फ आर्म्ड रिवोल्यूशन मानी जाएगी। पीसफुली तरीके से हम क्या है अगर कोई स्ट्राइक करते हैं, कोई बंद करते हैं, कोई हड़ताल करते हैं, जैसे कि अन्ना हज़ारे 50 दिन के आसपास क्या दिल्ली के अंदर रामलीला ग्राउंड के अंदर बैठे रहे, तो वो क्या है कभी भी नहीं मानी जाएगी। तो ये आर्म्ड रिवोल्यूशन नहीं मानी जाएगी जब तक उसके अंदर हथियार यूज न किए जाते हों। तो ये सारे के सारे क्या है हमें कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है, जिसमें हम 2 पॉइंट पढ़ते हैं। वाज द इमरजेंसी नेसेसरी, क्या इमरजेंसी को रोका जा सकता था, क्या वो ज़रूरी थी, और दूसरा है व्हाट हैपन ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ, यानी कौन कौन सी बातें इंडिया के अंदर देखने को मिली। तो ये आपका टॉपिक है। इस टॉपिक में हम कंट्रोवर्सी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ इमरजेंसी का टॉपिक आपका खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या है इमरजेंसी के बाद क्या होता है, इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो किस तरह से चेंज होती है, एक नई गवर्नमेंट बन करके आती है जो एंटी कांग्रेस थी, उसके बारे में क्या है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।